आपने और शायद ना पढ़ा, दोनों ही स्थितियां हो सकती। अगर पढ़ा है तो उसको रिफाइन कीजिए और देखिए कि कैसे आप लोगों को कनेक्ट करते हुए चीजें पढ़नी, और नहीं पढ़ा है तो भी समझने का प्रयास कीजिएगा कि अब आप लोगों को अपनी पढ़ाई किस तरीके से करनी है, क्योंकि परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। यह अनिवार्य नहीं है कि आपने कहां, कैसे और किस तरह से पढ़ाई की, कोई मैटर नहीं करता है। आप यदि अपनी परीक्षा में पास होते चले जा रहे हैं तो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर आती है वो आती है कि एक सिस्टम में चीजों को पढ़ना, और सिस्टम में पढ़ते हुए अपने आप को कम से कम यहां पर बर्डन देना और समझ ऐसी विकसित करना जिससे आप लोगों को याद करने का काम ना के बराबर हो जाए और समझने के साथ साथ आपकी चीजें तैयार होती हुई चले। तो आज जैसा कि मैं हमेशा पढ़ाता रहा हूं, उसी क्रम में आज भी प्रारंभ करेंगे। हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है हमारा ब्रह्मांड। या यूनिवर्स, जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड या यूनिवर्स, इससे चीजों को हम लोग समझेंगे। देखिए, ब्रह्मांड की परिकल्पना की जब बात करते हैं तो ब्रह्मांडीय परिकल्पना आपकी कई आधार पर मानी जाती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं जो परीक्षा में आप लोगों से पूछे जाते हैं। उन सिद्धांतों को भी हमें यहां पर समझना है, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें तो यही है कि ब्रह्मांड, और ऐसे समझना है कि हंसते भी जाएं, खेलते भी जाएं और चीजें समझ में भी आ जाए। तो आपके ब्रह्मांड के लिए जो सिद्धांत दिए गए हैं उनकी बात करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए हमारे सामने 6 सिद्धांत दिए गए। ब्रह्मांडीय या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए 6 सिद्धांत दिए गए हैं। एक एक सिद्धांत को हम लोग समझेंगे, लेकिन यहां पर मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं, अभी हम उन सिद्धांतों पर डिस्कशन करेंगे, उन सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे जो सिद्धांत सबसे महत्व, बाकी सिद्धांतों को हम लास्ट में देख लेंगे क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से वर्तमान समय में उपयोगी नहीं, तो उपयोगी नहीं, परीक्षा में नहीं पूछे जा रहे हैं। तो जब परीक्षा में नहीं पूछे जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा हमें चीजें चाहिए नहीं, जो परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण है वही बना के रखिएगा। सबसे पहला आप लोगों का जो सिद्धांत है, वो सबसे पहले सिद्धांत की बात करूंगा तो यहां पर आप लोगों का महाविस्फोट सिद्धांत। विस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत जिसे आप लोग कहते हैं, सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत की बात करें तो दूसरा सिद्धांत है आप लोगों का स्थिर अवस्था सिद्धांत। अवस्था सिद्धांत। अच्छा, मैं इन चीजों को भी, इसके एमसीक्यूज भी आप लोगों को कराऊंगा, इसलिए परेशान नहीं कि हाँ
एमसीक्यूज नहीं हुए सर, बस पढ़ा दिए हैं आप, तो इसके एमसीक्यूज भी मैं कराऊं। तो बस एक एक स्टेप में आप लोगों को चलते हुए चलना है। एमसीक्यूज भी कराऊंगा, मैंने कल की क्लास में ही आप लोगों को बता दिया था। मैपिंग पे भी हमारा फोकस होगा और छोटे छोटे टर्म्स जो आएंगे उन पर भी मैं क्लास आप लोगों को देता रहूं। ज्योग्राफी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और कमेंट सेक्शन पे कमेंट करते रहिए कि हाँ सर ये चीजें और हमें पढ़नी है, ये चीजें और नहीं समझ में आई। मैं पूरी चीजें आप लोगों को धीरे धीरे करके एक एक स्टेप में समझाता हुआ चलूंगा। दूसरा, अनंत स्फीति सिद्धांत। अनंत स्फीति सिद्धांत नंबर 4 दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत अब इसके आगे धार्मिक गुरुओं का भी सिद्धांत है, उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, उनकी भी चीजें हम लोग समझते हुए यहां पर चलेंगे, जिन्हें हम लोग अनोखे सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अनोखे सिद्धांत, अनोखे सिद्धांत। अब इनको अनोखे सिद्धांत क्यों कहा जाता है? एक कल्पनाएं हैं अपने आप में, इन्होंने एक कल्पना दी, उस कल्पना के आधार पर चीजें व्यक्त करते हुए चले गए, तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे? अनोखे सिद्धांत ही कहेंगे। अब इसमें यह बताया गया कि आपका ब्रह्मांड जो है वो कुछ ऐसा भी हो सकता है, एक संभावना रही कि इस ब्रह्मांड के बारे में जो कल्पना की गई वो अलग तरह का इमेजिनेशन रहा। उन्होंने बताया कि होलोग्राम है हमारा, ये जो ब्रह्मांड है ये एक होलोग्राम की तरफ दिखाई दे रहा, अर्थात वास्तविक नहीं है, एक इमेज है। होलोग्राम परिकल्पना पहला जो इन्होंने अनोखे सिद्धांत में दिया वो था होलोग्राम परिकल्पना। दूसरे की बात करें, सृष्टि रचना सिद्धांत। सृष्टि रचना सिद्धांत अर्थात हम चाहे जितना चिल्लाएं कुछ नहीं होने वाला, हम कुछ भी कर लें कुछ भी नहीं बदलने वाला। किसी और के पास हमारा रिमोट कंट्रोल है और वो हमें यहां पर रिमोट के माध्यम से चला रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सृष्टि निर्माता कोई और है और हम उस सृष्टि निर्माता के प्यादे हैं। और ये प्यादे क्या कर रहे हैं? आपकी इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, जिसे आप जहां पर आप सरवाइव कर रहे हैं वहां की बात करें तो वहां पर आप लोग चल रहे हैं, है ना, वहां पर चल रहे हैं। अर्थात अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो पृथ्वी के पास इतनी अपनी क्षमता है कि वो ग्लोबल वार्मिंग को मैनेज कर सकती है, आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थात आप जो कर्म कर रहे हैं उसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि कर्म तो आपसे करवाया जा रहा है। सृष्टि रचना तो यही कहेगी। धार्मिक पुस्तकों के टाइम की बात है। अनोखे सिद्धांत मतलब ये धर्म से रिलेटेड हो सकते हैं, उस समय के जो धर्म गुरु रहे होंगे उनकी एक कल्पना हो सकती है, उनके एक विचार हो सकते हैं, उनके तौर तरीके हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या ये भी चीजें संभव है? और अगर मैं कुछ समय पहले ही जाऊं तो कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी आई जिसका विश्व ने कभी सोचा तक नहीं था कि ऐसी कोई बीमारी आएगी जिसमें स्थिर हो जाएगी दुनिया, पूरी की पूरी पृथ्वी रुक जाएगी। ऐसा कभी हम लोगों ने कल्पना की? तो शायद ये सिद्धांत, सृष्टि रचना सिद्धांत जो दिया, जो परिकल्पना है, शायद ये भी सही हो, शायद ये भी सही हो। किसी को स्पष्ट नहीं है कि कौन सा सिद्धांत एकदम स्पष्ट होगा और कौन सा स्पष्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, अनुकरण सिद्धांत।
अनुकरण सिद्धांत। है ना। अनुकरण सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? अनुकरण सिद्धांत का मतलब स्पष्ट हुआ। मैं इनको आगे आप लोगों को डिक्टेट करूंगा, इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना। अभी हम लोग सबसे पहले महाविस्फोट सिद्धांत को देखेंगे, वहां से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज होंगी उन पे हम लोग बात करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम लोगों की पृथ्वी कैसे निर्माण हुई, क्योंकि सबसे मान्य सिद्धांत है। अनुकरण का मतलब है हम किसी चीज को धीरे 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 उसी के पीछे चलना शुरू कर दे। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग लीडर नहीं है, लेकिन हम लोग पिछलग्गू जरूर। भारतीयों के लिए एक बड़ी अच्छी कहावत कही गई है कि ये कभी भी कोई भी काम के लिए इनिशिएटिव नहीं उठा सकते हैं, अपने हाथ पे नहीं ले सकते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें नेतृत्व क्षमता कहीं ना कहीं डगमगाई हुई होती है। लेकिन अगर नेता मिल गया तब तो फिर हम फाड़ के निकल जाएंगे। तो हम अनुकरण करने में आगे, तो वही है अनुकरण सिद्धांत। वही ये सारे सिद्धांत जितने आपने यहां पर देखे, ये सारे सिद्धांत आप लोगों को ब्रह्मांड की जो समझ है विकसित करने में बहुत मदद करने वाले। लेकिन जो सर्वमान्य सिद्धांत है, सबसे पहले हम उसकी तरफ अग्रसर। महाविस्फोट सिद्धांत। सिद्धांत हेडिंग डालिए सभी लोग। अच्छा, नाम से ये समझ में आ रहा महाविस्फोट, कहीं पर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ होगा, उसके कारण इसका नाम महाविस्फोट रख दिया गया। ऐसा लग रहा है हमें कि आखिर कहीं ऐसा इतना भयानक विस्फोट रहा होगा जिससे हम लोगों ने कहा कि यहां पर महाविस्फोट हुआ होगा, उसके आधार पर ही ये सारी चीजें बोली गई। लेकिन यहां पर कुछ चीजें अब आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप में बताता हुआ चलूं। महाविस्फोट सिद्धांत को सर्वमान्य सिद्धांत, वर्तमान में इसे सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में कहा गया। महाविस्फोट सिद्धांत को लिखते हुए भी चलिएगा आप लोग। क्योंकि मेरे प्रवचन कभी ना कभी आप लोगों को भूल जाएंगे, लेकिन कापी पे लिखी और पेन से लिखा गया चीज कभी आप लोग जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो महाविस्फोट सिद्धांत वर्तमान में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। अब ये सर्वमान्य सिद्धांत है। आजकल हम लोग एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों को स्पष्ट होगा ये चीज कि इस सिद्धांत से और यहां की चीजों में कुछ एक अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। उन चीजों को भी हम लोगों को समझना है और समझते हुए यहां पर कंटिन्यू चीजें करते हुए चलना है ना। क्योंकि जब तक चीजें हमें समझ में नहीं आएंगी तब तक हम चीजों को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो कहा गया कि आज भी आपके ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रह्मांड आज भी आपका फैलता जा रहा है। इसका मतलब ब्रह्मांड अभी कांस्टेंट नहीं है, रुका नहीं है। ब्रह्मांड का फैलाव वर्तमान समय में भी जारी है। तो लिखिए, ब्रह्मांड का फैलाव
ब्रह्मांड का फैलाव वर्तमान समय में भी जारी है, अगर इसको और समझने का प्रयास किया जाए कि वर्तमान समय में तो यह ब्रह्मांड आपका फैलाव जारी है, लेकिन शुरुआत में हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का सारा पदार्थ एक जगह पर रहा होगा। आज जो ब्रह्मांड आप लोगों को फैलाव के रूप में दिख रहा हो सकता है कि ब्रह्मांड का शुरुआत में कुछ स्थिति एक जगह पर कंसंट्रेटेड रही हो। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, शुरुआत में ब्रह्मांड का सारा पदार्थ का सारा पदार्थ एक जगह पर या एक बिंदु पर घनीभूत रहा होगा। अर्थात यहां पर जो परिकल्पना बनी उसने यह स्पष्ट रूप से कहा कि हो सकता है पहले आपके जितना भी मैटर है वो एक जगह पर ही कंसंट्रेटेड रहा हो। कहां पर? एक जगह पर केंद्रित रहा हो। अब जब एक जगह पर केंद्रित रहने का मतलब क्या हो गया कि साहब यहां पर एक जगह केंद्रित रहा, तो इसका मतलब है कि ये वाले भाग पे सारी ऊर्जा ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा यहीं पर केंद्रित थी। इसका मतलब तो यही हो गया ब्रह्मांड की। इसका मतलब स्पष्ट अगर देखते हुए चलें तो आप लोगों को यहां पर समझ में आएगा कि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा एक जगह पर केंद्रित रही होगी। है ना कि ऊर्जा जो थी ब्रह्मांड की वो पहले एक जगह पर केंद्रित। अर्थात यहां पर जब ऊर्जा ठीक है, यहां पर क्या रहा होगा, यहां पर ऊर्जा एक जगह पर केंद्रित रही होगी। अब जब ऊर्जा एक जगह पर केंद्रित है तो मेरा दिमाग ये कहता है कि यहां पर तापमान भी बहुत अधिक होगा और घनत्व भी बहुत अधिक रहा होगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा यदि इतने बड़े में होगा तो उसका टेम्परेचर और घनत्व अत्यधिक होगा। क्या हो जाएगा, जब किसी ब्रह्मांड की या किसी भी जगह की या कोई भी ऊर्जा, जब इस बोर्ड की समस्त ऊर्जा केवल इस एरिया पर केंद्रित हो जाए, इतने जगह पर केंद्रित हो जाए इस बोर्ड की ऊर्जा, तो जो इसमें लाइट दिख रही है, ऊर्जा दिख रही है, तापमान दिख रहा है, जो घनत्व दिख रहा है, वो सभी कहां पर केंद्रित हो जाएगा, वो सारा का सारा यहां पर केंद्रित हो जाएगा।
यहीं पर केंद्रित हो जाएगा। अब जब ये यहां पर केंद्रित हो गया, इसका मतलब इसका घनत्व और इसका टेम्परेचर अत्यधिक हो गया। यहां का घनत्व और तापमान अत्यधिक रहा होगा। अब जो आज समय है, आज जो टाइम चल रहा है, हम इसको कहां की तरफ अब लेके जा रहे हैं? हम उस समय लेके जा रहे हैं जैसे कि मान लें कि आज पृथ्वी आपकी यहां पर, मतलब 13.8 अरब वर्ष के पहले जा रहे हैं हम लोग। कहां जा रहे हैं? आज सिचुएशन क्या है? 13.8 मिलियन ईयर, ठीक, अरब वर्ष है, ठीक। जो टाइम ड्यूरेशन की जो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, अब हम लोग कहां पर जा रहे हैं? जो आज फैलाव है यहां पर अगर देखें 13.8 अरब वर्ष में आपके ब्रह्मांड का फैलाव अत्यधिक है। क्या है यहां पर? ब्रह्मांड का फैलाव अत्यधिक है। लेकिन अगर इसकी रियलिटी हमें चेक करनी है कि साहब ये तो आज के ब्रह्मांड की बात आप कर रहे हैं ना, ये फैलाव आज है, ये जो फैलाव मैं कह रहा हूं कि ये अत्यधिक है, ये फैलाव कब का है? ये वर्तमान समय का है। कब का है? वर्तमान समय का है। ये प्रेजेंट टाइम का है और ये निरंतर आपकी पृथ्वी निरंतर फैलती चली जा रही है। क्या हो रही है? निरंतर फैल रही है, निरंतर इसमें स्प्रेडिंग हो रही है, ठीक। ये वर्तमान समय की बात है। लेकिन क्या पहले भी ऐसा रहा होगा आपकी पृथ्वी में? अगर मैं कहूं कि पहले जो ये सिचुएशन हुई, इसके सबसे 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व, इसके जो आज समय है, इस समय से जीरो में, इसे हम ये कहते हैं शून्य काल कह सकते हैं। शून्य काल में क्या यही ब्रह्मांड की स्थिति रही होगी? यही ब्रह्मांड की स्थिति रही होगी क्या? आपके दिमाग पे अगर हम लोग देखें तो क्या आपका दिमाग ये कहता है कि हाँ नहीं 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 साहब, जैसा आज ब्रह्मांड आपको दिख रहा है वैसा ही ब्रह्मांड आज से 13.0 जिस समय से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात की गई है, जब ब्रह्मांड क्रिएट हो रहा था, जब ब्रह्मांड के पास कुछ नहीं था, उस समय भी ऐसा दिख रहा था और आज भी ऐसा ही दिख रहा है। आपका यूनिवर्स क्या ऐसा था? नहीं, ऐसा कतई नहीं था। अर्थात आज ऊर्जा क्या है? कई भागों में वितरित है। वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो वर्तमान में जो आपकी ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वो कई ग्रहों, कई उपग्रहों, कई कॉमेट्स, कई सुपर कॉमेट्स, आपके क्यूपर बेल्ट, पुच्छल तारे, धूमकेतु, आप लोगों के ग्रह, उपग्रह, इन सब में ऊर्जा वितरित है। वर्तमान में ऊर्जा विभिन्न कारकों में वितरित है। तो यहां लिख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो। वर्तमान में ऊर्जा विभिन्न
पदार्थों में वितरित वितरित है। लेकिन ये जब शून्य काल में थे, जब आप शून्य काल में थे अर्थात यहां पर थे तो उस समय ऊर्जा किसी भी रूप में वितरित नहीं थी, कई अन्य कारकों में ऊर्जा वितरित नहीं थी। यहां पर ऊर्जा, यहां पर ऊर्जा एवं घनत्व वितरित ना होकर केंद्रित था, ना होकर केंद्रित था। क्लियर कि यहां पर ऊर्जा जो थी वो वितरित नहीं थी, वो एक जगह पर केंद्रित थी। घनत्व वितरित, यह पॉइंट अनंत घनत्व का रहा होगा। अब घनत्व अत्यधिक है तो निश्चित रूप से विस्तारित ना होने के कारण इसमें टेंपरेचर भी अनंत रहा होगा। तथा यहां पर तापमान भी अत्यधिक था, क्योंकि ऊर्जा का कहीं अन्य वितरण नहीं था, क्योंकि ऊर्जा का कहीं अन्य वितरण नहीं हो रहा था, क्योंकि ऊर्जा का कहीं अन्य स्थान पर वितरण नहीं हो रहा था। क्लियर हो कि यहां पर ऊर्जा का कहीं अन्य जगह पर वितरण नहीं हो रहा था, अर्थात ऊर्जा हो चाहे घनत्व हो वह एक बिंदु पर कॉन्सेंट्रेटेड। इतनी चीज सब लोगों को समझ में आ रही है? इतनी चीजें सबको समझ आ रही है? अब जब इस तरह की सिचुएशन की बात हमने की कि हां साहब ऐसी सिचुएशन निर्मित हो रही है, तो यहां पर क्या, अब देखो और ये वर्तमान ये ब्रह्मांड का प्रारंभिक चरण है, यह याद रखना है।
एवं पश्चात। पश्चात क्यों? पश्चात इसलिए क्योंकि वर्तमान की भी हम लोग यहां पर बात यहां पर जो बात कर रहे हैं पश्चात वाली वो वर्तमान है, पूर्व की बात कर रहे हैं तो ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था की बात कर रहे हैं। जब इतनी चीजें आपने समझ लिया कि ये क्या है, अत्यधिक घनत्व वाला है और यहां पर टेम्परेचर अधिक है, अर्थात यहां पर मैं एक वर्ड लिख दूं, अनंत घनत्व, अनंत घनत्व और अनंत तापमान, अनंत तापमान, ये कब की है? ये ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था की बात है। जब इस तरह का गुण पाया गया, जब इस तरह का आपकी ब्रह्मांड में गुण पाया जाता है, इस गुण को विलक्षणता कहते हैं। क्या कहते हैं? इस गुण को विलक्षणता कहते हैं। अत्यधिक घनत्व, अत्यधिक ताप, और इसे विलक्षणता कहते हैं। नोट करिएगा। कहते अर्थात ये हर एक में तो गुण पाया नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या है? ये गुण ही विलक्षण है। क्या है ये गुण? अगर देखेंगे तो ये अपने आप में एक नॉर्मल गुण नहीं है, ये विलक्षण गुण है। तो ये इस तरह की कंडीशन कहां पाई गई? विलक्षणता। विलक्षणता का गुण आपके शून्य काल में पाया गया। ब्रह्मांड के किस काल में पाया गया विलक्षणता का गुण? कई बार आप लोगों से प्रश्न भी पूछा गया, विलक्षणता का गुण ब्रह्मांड के किस काल में पाया गया है? तो ये शून्य काल में पाया गया। काल में पाया गया। क्लियर? विलक्षणता का गुण शून्य काल में आपके पाया जाता है। ठीक, अब यहां पर ये शून्य काल की समयावधि की बात करें तो इस शून्य काल की जो ये समयावधि की जब हम लोग बात करते हैं कि ये विलक्षणता का गुण इसे कहते हैं, और इसकी समयावधि क्या थी। अब जब यहां पर बात आ जाएगी कि समयावधि साहब क्या थी, तब फिर यहां पर दूसरी लाइन आती कि समयावधि क्या थी। हाँ यार, ये तो बात ही नहीं है। मैंने शून्य काल की बात बता तो दी, लेकिन शून्य काल में अगर आज वर्तमान समय में इसकी समयावधि की बात की जाए तो इसको कहा जाता है एक प्लैंकटन काल थी इसकी समयावधि। ये शून्य काल जो है वो कितने टाइम का था? वो एक प्लैंकटन, एक प्लांक, सॉरी प्लैंकटन कह रहा हूं, एक प्लांक काल था, एक प्लांक काल था। कितना टाइम था यहां पर? एक प्लैंक काल था यहां पर। ठीक, इतनी चीज समझ में आ रही है। अब एक प्लैंक काल तो मैंने कह दिया, लेकिन इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा कि भैया ये एक प्लैंक काल जो था वो कितने टाइम का था। ठीक, क्योंकि आपको नहीं पता है तो इसको समझिएगा कि ये शून्य से लेकर -43 सेकंड के लिए क्या हुआ था? यहां पर रुका हुआ था। कितने? शून्य से लेकर -43 सेकंड। यह शून्य से लेकर 10 टू की पावर -43 सेकेंड, -43 सेकेंड। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है? प्लांक
समय, प्लांक समय, नोट करते हुए चलिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी इसके डायग्राम पे बात करेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि अभी तो थ्योरी चल रही है और थ्योरी में भी बड़ी इमेजिनेशन चल रही है, लेकिन मजा बहुत है। अब ये कितना हो गया आप लोगों के, शून्य से लेकर 10⁻⁻43 सेकंड की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर क्या हुआ, सेकंड, गुरुत्वाकर्षण बल और अन्य सभी बल एकीकृत हो रहे होंगे। यहां पर क्या हो रहा होगा, अब इसे यहां से समझो, यहां पर क्या रहा होगा, अब समझिए इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा सभी। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक ब्रह्मांड। क्या कह रहे हैं, ब्रह्मांड, है ना। इस बिंदु को हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारा प्रारंभिक ब्रह्मांड। किस समय, जब ब्रह्मांड का निर्माण नहीं था, अर्थात ऊर्जा और घनत्व एक जगह केंद्रित था। ऊर्जा और घनत्व एक जगह केंद्रित था। ठीक, वो काल कौन सा था, वो काल कौन सा था, तो यहां पर काल की बात करेंगे, शून्य से लेकर 10⁻⁻43 सेकेंड। वह समय की जब हम लोग बात करते हैं, समय शून्य से लेकर लेकर 10⁻⁻43 सेकेंड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लांक काल कहते हैं। प्लांक एक साइंटिस्ट थी, ठीक, जिन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक, तो इस उन्हीं के नाम पे प्लांक काल कहा जाता है। काल कहते। अब इतनी चीज आप लोगों ने बराबर अभी तक की क्लास में पढ़, अब इसी के आगे के कदम हम लोग चलते हैं तो आप लोगों को और स्पष्ट होता जाएगा। यहां पर अब होगा क्या, अब ये बात आएगी कि ये चीजें तो साफ थी, लेकिन इसने क्या खेल खेल दिया, इसने किया कि गुरुत्वाकर्षण जो था उसको धीरे से एक करना प्रारंभ कर दिया। जो अलग अलग सब जगह था, तो गुरुत्वाकर्षण, पॉइंट बनाइएगा, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात जो हो रही है वो गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है। तो यहां पर आप लोगों को समझना कि गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल और अन्य बलों को क्या कर दिया, एकीकृत कर दिया, और अन्य बलों को कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को समझाना था, तो इसको ऐसे समझो, मान लो ये कोई सेब है,
ठीक, ये हम इसे मानते हैं कि ये कोई शेप है और इस शेप को हम लोग थोड़ा सा अलग यहां लेके आ गए। तो यहां समझो ये कोई एक बिंदु है। अब इस बिंदु में अगर ध्यान दें हम लोग तो गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा। यहां पर रेडियो धर्मिता का बल भी कार्य करेगा। रेडियो धर्मिता, यहां पर चुंबकीय बल भी काम करेगा। चुंबकीय बल जिसे आज आप लोग कहते हैं सम्मोहन बल। काश मेरे पास ऐसी शक्ति होती कि वो जा रही है और वो जाते जाते रुक जाती और मुझे देखती और बोलती आई लव यू। तो ये क्या है, आपकी एक कोरी कल्पना है कि चुंबकत्व सम्मोहन की शक्ति आप चाह रहे हैं, है ना। सम्मोहन की शक्ति आ जाए तो मेरा सारा काम हो जाए। तो साहब वही सम्मोहन की शक्ति को हम लोग यहां पर ये बोलते हैं चुंबकत्व की शक्ति। क्या कहते हैं, चुंबकत्व की शक्ति, इसी सम्मोहन शक्ति को। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ, इसके साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ अन्य सभी बल एक जगह पर केंद्रित हो गए, मतलब एकीकृत हो गए। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक, अब जब यहां पर सारे बल एकीकृत हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ और भी कहानी बनेगी। ठीक, अब ये जब एकीकृत हो गया तो ये कौन से काल की बात कर रहे हैं हम, ये स्थिर ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। स्थिर अवस्था ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा हूं। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये आप लोगों का अस्थिर ब्रह्मांड है। यह नोट कर लीजिएगा इसे भी, यह अस्थिर ब्रह्मांड था। अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि कई बार आप लोग देख लेते हैं कि साहब आपने तो बताया था कि ये अस्थिर है या स्थिर है। बहुत बच्चों के मन में बहुत से प्रश्न आते रहते, तो एक भी प्रश्न नहीं बचाना है और न एक प्रश्न के लिए कोई जगह छोड़नी। तो ये कैसा ब्रह्मांड था, ये स्थिर ब्रह्मांड ना होकर ये अस्थिर ब्रह्मांड। और जब ये विस्फोट हुआ तो ये क्या होने लगा, धीरे धीरे ठंडा होने लगा। जब इसमें विस्फोट होगा और फैलाव में वृद्धि होगी और फैलाव में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से जब ये फैलने लगेगा ऊर्जा विकेंद्रित हो जाएगी। केंद्रित नहीं, ऊर्जा एक जगह ना होकर कई अणुओं में बट जाएगी। भाई यहां पर मान लो कि ये एक अग्निकुंड है। ये क्या है, अग्निकुंड है। ठीक, अग्निकुंड है मतलब यहां पर ऊर्जा अत्यधिक है। क्या हो जाएगी, यहां पर देखेंगे ऊर्जा अत्यधिक होगी, है ना बाबू। यहां पर ऊर्जा अधिक होगी। लेकिन यदि इस अग्निकुंड से आग निकाल के इस पट्टी पे आग को डाल दोगे तो निश्चित रूप से अब यहां पर धीरे धीरे ऊर्जा ठंडी क्या हो जाएगी, आग की लपटों की मात्रा में कमी आ जाएगी क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ गया। क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ गया तो उसके ताप में कमी आ जाएगी। क्या हो जाएगा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्षेत्रफल बढ़ा
बढ़ा और बढ़ने के साथ साथ क्या हो गया, ताप में कमी हो गई, ताप में कमी हो जाएगी। उसी तरह से आपके इसकी भी बात हो, ब्रह्मांड की। अभी तक तो साहब ये कॉन्सेंट्रेटेड थे, एक जगह पर क्या थे, केंद्रीकृत थे, ऊर्जा एक जगह पर थी। अब जैसे ही विस्फोट होगा तो फैलेगी, और जब ये वृद्धि होगी तो यहां पर, तो यह धीरे 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 यह ठंडा हो जाएगा। ये सिचुएशन निर्मित हो जाएगी आपके ब्रह्मांड की, कि एक स्टेप में जैसे ही आगे बढ़ा तो वैसे ही इसके टेम्परेचर में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। क्लियर है? ये पूरी सिचुएशन आप लोगों की कुछ ऐसी बनती हुई चली जाएगी जिससे आप लोगों को इसमें काफी चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। अब देखो, इसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, फिर आप लोगों को और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो अभी तक आप पढ़ रहे हैं वो उस फिगर के माध्यम से जब आप देखेंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, आइए अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हुए चले, क्योंकि चीजें अब आप लोगों को समझनी। ठीक, तो सबसे पहले यदि पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आपके महाविस्फोट का टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि यहां पर जब सब कुछ केंद्रीकृत था, ये क्या है, विस्फोट की बात हम लोग कर रहे हैं, महाविस्फोट सिद्धांत की हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ था, जब आप लोगों का घनत्व और तापमान एक जगह केंद्रीकृत था, क्या था, सबसे पहले आप लोगों का पहला पॉइंट क्या था, घनत्व एवं अनंत घनत्व, अनंत घनत्व था, अनंत तापमान था, ये चीजें थी। इसको हम लोग समय लिख देते हैं। ये किस किस टाइम की बात है, इस टाइम को हम लोग समय कर देते हैं और छोड़ देते हैं। ये समय की स्केल है, टाइम किस किस टाइम पे क्या क्या चीजें घटित हुई है, उन चीजों की हम लोग यहां पर बात करें। ठीक, तो ये घनत्व और तापमान अनंत था, और ये घनत्व और तापमान जब अनंत था तो इस काल को बाबू हम लोगों ने क्या कहा था, इस टाइम को अगर आप लोगों को याद हो मैंने विलक्षणता कहा। क्या कहा था, विलक्षणता कहा था। और ये किस टाइम पीरियड की यदि बात है तो यहां पर देखेंगे तो ये आपके शून्य काल की बात है। कब की बात है, ये शून्य काल की बात है ना। मैंने शून्य काल में ही ये बात